शास्त्र के अंतर्गत आगे जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है उसको लिखने के पहले आपको यहाँ पर अध्याय 10B लिख लेना है। इसके पहले जो अध्याय 10 पढ़ रहे थे उसमें अध्याय 10A कर लेना है, उसको A कर लेना है, इसको B कर लेना है। अध्याय 10A में जो पढ़ा था वो था प्रिज्म से अपवर्तन। अध्याय 10B में जो पढ़ना है वो है प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला जो इसका प्रश्न है वो है प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। अध्याय का नाम ही है प्रकाशिक यंत्र, तो प्रकाशिक यंत्र होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इस बात का अध्ययन इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों को करना है। सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिक यंत्र की परिभाषा। प्रकाशिक यंत्र क्या है? एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से पास या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। कोई वस्तु पास में रखी है या दूर रखी हुई है तो उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। ऐसी युक्ति को प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से पास या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखकर उनका अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिक यंत्र कहलाती है। प्रकाशिक यंत्र प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और उसके सरल रेखीय संचरण, इनमें से किसी भी सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। जो प्रकाशिक यंत्र है वो प्रकाश के परावर्तन पर भी आधारित हो सकता है, अपवर्तन की घटना पर भी आधारित हो सकता है और सरल रेखा में जो प्रकाश चलता है इस सिद्धांत पर भी वो प्रकाशिक यंत्र आधारित हो सकता है। ठीक है, तो ये है प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। इसके आगे ये जो लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको नहीं लिखना है। अब जो प्रकाशिक यंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र का पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। चूँकि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो प्रकाशिक यंत्र भी इसी आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र और आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। जैसे कि नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उसमें बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है मतलब ऐसे प्रकाशिक यंत्र जिनमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है मतलब उल्टा बनता है। हमने बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है। उल्टा बनने का मतलब है यदि हमारा प्रतिबिंब उसमें बनेगा तो बायां हाथ दाएं तरफ दिखाई देगा, दायां हाथ बाएं तरफ दिखाई देगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र क्या है? ऐसे प्रकाशिक यंत्र जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। नेत्र और कैमरा, हमारी जो आँख है जिसको नेत्र कहा जाता है वो, और कैमरा, ये दोनों ही वास्तविक प्रकाशिक यंत्र के उदाहरण हैं। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो है आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र क्या है? जिन प्रकाशिक यंत्रों में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब यदि आभासी बनता है तो आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र उसे कहा जाता है। और इसके उदाहरण सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होते हैं। इस अध्याय में हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी किसके उदाहरण हैं? आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र के। और नेत्र और कैमरा किसके उदाहरण हैं? वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र के, है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी।
तो उसी आधार पर प्रकाशिक यंत्र भी दो प्रकार के हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र और आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है, दर्शन कोण को परिभाषित कीजिए। दर्शन कोण को परिभाषित कीजिए। दर्शन कोण क्या है? किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। कोई वस्तु हमारी आँख पर या हमारे नेत्र पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान देना है, किसी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण जितना बड़ा होता है वो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर या आँख पर बनाए गए दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, और जितना छोटा दर्शन कोण वो वस्तु बनाएगी वो वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। मतलब वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण क्या है? किसी वस्तु के द्वारा हमारी आँख पर या हमारी नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। अगले प्रश्न के रूप में उदाहरण नंबर 3 को पढ़ेंगे। आपको उदाहरण 3 नहीं लिखना है, आपको प्रश्न क्रमांक 3 लिखना है, ध्यान रखना है। प्रश्न है, ग्रह चंद्रमा से आकार में बहुत बड़े हैं। सभी लोगों को पता होगा कि जो ग्रह हैं वो चंद्रमा से क्या हैं? आकार में बहुत बड़े हैं। तथापि चंद्रमा हमेशा बड़ा दिखलाई देता है। जो ग्रह हैं, ग्रह चंद्रमा से आकार में क्या है? बहुत बड़े हैं, लेकिन चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। और जो ग्रह हैं वो उतने बड़े नहीं दिखाई देते या बिल्कुल नहीं दिखाई देते। वास्तव में जो ग्रह हैं, ग्रह को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ग्रह होते हैं क्या? चंद्रमा से आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनको देख नहीं पाते हम लोग, या देख भी पाते हैं तो बहुत छोटे वो दिखाई देते हैं। एक आध दो ग्रह उसमें देख सकते हैं। ज़्यादातर जो ग्रह हैं उनको टेलीस्कोप से, दूरदर्शी की सहायता से ही देखा जाता है। तो ग्रह होते बड़े हैं किससे? चंद्रमा से। लेकिन चंद्रमा आकार में बड़ा दिखाई देता है जबकि ग्रह नहीं दिखाई देते। तो ऐसा क्यों है, ये हमको यहाँ पर बताना है। सभी लोग जानते होंगे कि जो ग्रह है वो चंद्रमा की तुलना में हमसे बहुत अधिक दूर हैं। जितने भी ग्रह हैं वो हमसे बहुत अधिक दूर हैं। किसकी अपेक्षा? चंद्रमा की अपेक्षा। मतलब ग्रह चंद्रमा से ज़्यादा दूर हैं। चंद्रमा हमारे ज़्यादा नज़दीक है और जो ग्रह हैं वो हमसे ज़्यादा दूर हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो वस्तु जितनी दूर होती है वो उतना ही छोटा दर्शन कोण बनाती है। जैसे मान लें कि ये हमारा नेत्र है, यहाँ पर नीचे देखना है, ये मान लेते हैं कि नेत्र है। यहाँ पर मान लेते हैं ग्रह है, तो ग्रह के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण क्या होगा? ये इतना, ये मान लेते हैं कि ये हमारे नेत्र का मुख्य अक्ष है। तो इस ग्रह के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण कितना होगा? ये इतना होगा। लेकिन यदि वस्तु यहाँ पर हो, पहले हमने ग्रह को कहाँ माना? यहाँ पर, जहाँ पर मैंने तीर का निशान लगाया, यहाँ पर ग्रह को माना। अब ग्रह यहाँ ना होकर कहाँ हो? यहाँ पर हो, जहाँ पर अब मैंने तीर का निशान लगाया। तो यहाँ पर होगी तो दर्शन कोण कितना बनेगा? ये इतना बनेगा। देखो, तो पहले की अपेक्षा दर्शन कोण का मान क्या हो गया? बढ़ गया। माने वस्तु जितनी नज़दीक होती है वो उतना ही बड़ा दर्शन कोण बनाती है। तो चूँकि ग्रह ज़्यादा दूर हैं इसलिए वो छोटा दर्शन कोण बनाते हैं, और चंद्रमा हमारे ज़्यादा नज़दीक है इसलिए वो बड़ा दर्शन कोण बनाती है। और जो बड़ा दर्शन कोण बनाता है वो बड़ा दिखाई देता है। तो चंद्रमा चूँकि बड़ा दर्शन कोण बनाता है इसलिए चंद्रमा हमें ग्रहों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में बड़े कौन हैं? ग्रह हैं। लेकिन चंद्रमा नज़दीक होने के कारण
ज़्यादा बड़ा दर्शन कोण बनाता है, इसलिए चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। नीचे चित्र में बना के बताया है ना मैंने, देखो जो जब दूरी पे रहती है कोई वस्तु तो ये इतना छोटा दर्शन कोण बना रही है देखो, और जब वही वस्तु नज़दीक आ जाती है तो उसके दर्शन कोण का मान इतना बड़ा हो जाता है। तो दूरी के कारण ऐसा हो रहा है, दर्शन कोण छोटा बन रहा है, इसलिए ग्रह छोटे दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा ज़्यादा बड़ा दर्शन कोण हमारे नेत्र के साथ में बना रहा है, इसलिए चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। अगला जो प्रश्न है उदाहरण नंबर 4 को लिखना है। उसमें अगले प्रश्न में भी देखो यही पूछा गया है कि दूर पहाड़ी पर बैठा व्यक्ति पास बैठी चिड़िया से छोटा दिखाई देता है, क्यों? बहुत दूरी पर यदि पहाड़ी हो तो उस पहाड़ी पर बैठा व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। किसकी अपेक्षा में? पास में यदि कोई चिड़िया बैठी है तो उस चिड़िया की अपेक्षा में दूर पहाड़ी पर बैठा वो व्यक्ति छोटा दिखाई देता है, क्यों? तो कारण वही है, व्यक्ति कहाँ बैठा है? दूरी पर बैठा है। दूरी पर बैठा है मतलब वो हमारी आँख के साथ में छोटा दर्शन कोण बनाएगा, और चिड़िया कहाँ बैठी है? हमारे नज़दीक बैठी है, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा दर्शन कोण बनाएगी। जो वस्तु जितनी ज़्यादा दूर होती है वो उतना ही छोटा दर्शन कोण बनाती है। तो पहाड़ी दूर है, इसलिए वहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो छोटा दर्शन कोण बनाता है। चिड़िया हमारे नज़दीक बैठी है, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा दर्शन कोण बनाती है। यही कारण है कि चिड़िया बड़ी दिखाई देती है क्योंकि वो बड़ा दर्शन कोण बना रही है, और व्यक्ति छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो छोटा दर्शन कोण बना रहा है। तो कारण यही है उसका, दर्शन कोण उसका मुख्य कारण है। इसी बात को नीचे यहाँ पर भाषा में बताया गया है। देखो, दूर बैठे व्यक्ति द्वारा निर्मित दर्शन कोण पास बैठी चिड़िया द्वारा निर्मित दर्शन कोण से छोटा होता है, अतः दूर पहाड़ी पर बैठा व्यक्ति पास बैठी चिड़िया से छोटा दिखाई देता है। एक बार इस चीज़ को और समझ लेना है। चित्र में यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये क्या है? हमारा नेत्र है। ये नेत्र में लेंस होता है ना, उसको नेत्र लेंस कहा जाता है। ये नेत्र हो गया, ये नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? व्यक्ति बैठा है, तो इस व्यक्ति के द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना होगा? ये यहाँ इतना, प्रकाश केंद्र तक आती है ना रेखा, ये प्रकाश केंद्र है, तो ये इतना दर्शन कोण बनेगा। और चिड़िया कहाँ बैठी है? हमारे नज़दीक बैठी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर चिड़िया बैठी है, तो इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि चिड़िया के द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये वाला जो है वो अधिक है। इसकी अपेक्षा वस्तु दूर पहाड़ी पर बैठे व्यक्ति की अपेक्षा इसका चिड़िया के द्वारा निर्मित दर्शन कोण अधिक है। तो जिसका भी दर्शन कोण अधिक होता है वो बड़ा दिखाई देता है। और यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो वस्तु दूर है वो छोटा दर्शन कोण बनाती है, और जो वस्तु नज़दीक है वो बड़ा दर्शन कोण बनाती है। नीचे चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी को समझाइए। सूक्ष्मदर्शी को समझाना है। सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्मदर्शी क्या है। वह प्रकाशिक यंत्र या वह प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखा जाता है। आवर्धित मतलब बड़े रूप में। पास स्थित सूक्ष्म वस्तु को बड़े रूप में देखा जाता है। ऐसे प्रकाशिक यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तु को बड़े रूप में देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। उस प्रकाशिक यंत्र को या उस प्रकाशी यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु को बड़े रूप में देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इन दोनों ही सूक्ष्मदर्शियों का अध्ययन आगे हम लोगों को करना है। अगला जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में ही पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है कि ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु को बड़े रूप में देखा जाता है। तो सूक्ष्म वस्तु को बड़े रूप में देखने का जो यंत्र होता है उस यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।